नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज गुजरात के प्रभास पंथ में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और पीएम सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किए गए 4 विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। तकरीबन 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि। राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पिता को दी श्रद्धांजलि। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को देखने के लिए आज शाम को 5 दल वर्चुअली बैठक करेंगे और इस बैठक को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाया है। इस बैठक में आप और बीएसपी के कई नेता भी शामिल होंगे। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें कोरोना वैक्सीनेशन, किसानों के मुद्दे और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इस दौरान 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं और इस दौरान वही प्रश्न का चयन किया जाएगा। शोक प्रस्ताव से सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा में पहले ही दिन हंगामे होने का आसार है। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने भी विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से करीब 10 प्रस्ताव लगाए जाएंगे। मानसून सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और विपक्ष ने रणनीति तैयार करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो मानसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार को घेरेगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर चर्चा की और बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विपक्ष सत्र के दौरान पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी और कोरोना काल में सरकार की कार्यशैली जैसे मुद्दे उठाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। चंडीगढ़ में अचानक अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले के आगे किसान पहुंच गए। दूसरे वाहन में बिठाकर अनुराग ठाकुर को बाहर निकाला गया। घरोंडा में अन्नपूर्णा दिवस पर किसानों ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का विरोध किया। वहीं पुलिस ने विरोध कर किसानों को रोका। तो शाम में एसडीएम ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राशन डिपो पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने लाभार्थियों को राशन बांटा, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने कहा कि सरकार गरीबों की हर तरह से मदद कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रणाली का दुरुपयोग न हो और इसे पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्ण उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। कुरुक्षेत्र में आजादी अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सैनी विधायक सुभाष सूद ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने से लोग लाभान्वित हो गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव को शहर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें बहुत से नए मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें दी है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जन आशीर्वाद यात्रा को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा को यूपी के चुनाव से ना जोड़े।
प्रदेश में बुधवार का दिन अन्नपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया। नारनौद उपखंड के वार्ड नंबर 13 में उत्सव में नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने दीप प्रज्वल कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। विकास यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज उत्सव मनाया जा रहा है। नारनौद उपमंडल का मुख्य आयोजन नारनौद के वार्ड 13 में किया गया। उन्होंने कहा है कि सभी राशन डिपो के माध्यम से और बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो और 10 किलोग्राम गेहूं बांटे गए। प्रत्येक राशन डिपो पर अनुत्सव के दिन एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया और इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव का जाखल के किसानों ने किया विरोध। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्रों के बने बैग को किया आग के हवाले। किसान गांव तलवाड़ी में डिपो होल्डर के निवास स्थान के बाहर जमा हो गए और केंद्र सरकार की इसी नीति पर कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये थैला लगाकर गरीब जनता से मजाक किया जा रहा है। सरकार के वादे सब झूठे साबित हुए। राशन से कोई भी शिकवा नहीं है। गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरखधंधा पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इसका फैसला लिया। हाल ही में गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उनसे प्रधानमंत्री गोरखधंधा शब्द को इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य सरकार ने कुशल रोजगार निगम का गठन करके सकारात्मक कदम उठाया। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों की जमीन और संपत्ति कुर्क किए जाने का कानून बनाए जाने का रामविलास शर्मा ने स्वागत किया। रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही देश भर में शैक्षणिक माहौल को उच्च स्तर पर उठाए जाने का काम किया जाएगा। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जनता के हित में अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क अनाज और आमजन को फ्री में वैक्सीनेशन बेहद सराहनीय रहा। किसी भी रोगी को ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, इसके लिए लोगों के घर घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवाकर हजारों लोगों की जान बचाई गई। अफगानिस्तान संकट के चलते हाई फूड्स के रेटों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले बादाम गिरी के दामों में 200 से 300 रुपए प्रति किलो बढ़त देखी गई। अंजीर, पेशावर का पिस्ता और मुनक्का के रेट भी बढ़ गए हैं और जिसका सीधा असर आमजन पर देखने को मिल रहा है। झज्जर के एक गांव में सैनिक की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का पहचान प्रवीण पत्नी जयदेव के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर मौत का आरोप लगाया। पलवल के बंचारी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंदिर में एक साधु की हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया। ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो साधु का शव अर्ध जला मिला और साधु 25 साल से मंदिर में काम कर रहा था। फरीदाबाद में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। एनआईटी फरीदाबाद वाहन चोरों ने एक इको वैन चुरा ली और ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इको वैन का मालिक विकलांग बच्चों को स्कूल ले जाने का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, लेकिन अब गाड़ी चोरी होने की वजह से उस पर भारी संकट आ गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जेल में मोबाइल पहुंचाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल को जेल में तलाशी के दौरान एक कैदी के पास से मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने मोबाइल मिलने की जांच शुरू की और अब 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। शराब की अवैध बिक्री को लेकर अरायपुर गांव के युवक और शराब ठेकेदार के बीच विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई।
जजों के फर्जी हस्ताक्षर पर कैथल निवासी डॉक्टर दंपति द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ फर्जीवाड़ा था। 18 साल बाद केस दर्ज कर आरटीआई से हुआ खुलासा। गोहाना रोहतक रोड पर गांव भैंसवान खुर्द के पास सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव। मृतक के परिवार वाले ने हत्या की आशंका जताई। खेलो हरियाणा के तहत पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में खिलाड़ियों ने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। जिला स्तर पर हुए बॉक्सिंग के ट्रायल में जजमेंट पर पक्षपात का आरोप लगाया। शिवाजी स्टेडियम में शिकायत लेकर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों के परिजनों और 2 कोच में मारपीट हो गई है। स्टेडियम में कोच सुनील पर खिलाड़ियों के परिजनों और महिलाओं ने धक्का मारने का भी आरोप लगाया। दोनों कोच ने मेडिकल कराकर पुलिस को शिकायत दी। खिलाड़ियों के परिजन पानीपत के मिनी सचिवालय में डीसी से शिकायत करने पहुंचे थे। बॉक्सिंग के दोनों खिलाड़ियों का आरोप है। फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड के स्टार मैनेजर लाजवंती घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सोनीपत के गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंग राजीनामा कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने सदर थाना पुलिस पर किया आरोप लगाते हुए कहा है कि मामले में पुलिस आरोपियों का अंदरूनी सहयोग कर रही है। अंबाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर स्थित जुग्गी सिटी सेंटर पर नगर निगम का तीला पंजा चला है। नगर निगम की टीम दल बल के साथ अवैध बने खोखा और कब्जों और दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो कार्रवाई आगे भी ऐसी ही जारी रहेगी। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 36,000 से भी ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,30,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,116 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 197 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,225 नए केस सामने आए। एक दिन में 154 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 57,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए केस सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अभी 427 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए 25 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। लेह लद्दाख में 23,400 नए फीट ऊंची चोटी माउंट नून पर तिरंगा फहराने वाले जिले के 2 पर्वतारोहियों सिरसा निवासी साहिल और प्रजापति और एलानाबाद निवासी हुकुमचंद को जोरदार स्वागत किया। उन्हें खुली जिप्सी में बैठाकर शहर में एक रोड शो भी निकाला गया, जहां महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर नामधारी गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। फिरोजाबाद के सेक्टर 91 में बिजली संकट से त्रस्त सोसाइटी के लोगों ने सेक्टर 23 स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने परेशान लोगों को बिजली के ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाने और आश्वासन दिए तो लोग शांत होकर अपने घर पर लौटे। रेवाड़ी में सरेआम बेरहमी से छात्र की लाठी डंडों से की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। ये पूरी घटना केएलपी कॉलेज के सामने की है। 2 दिन पहले हुई थी मारपीट। होडल के गांव बंचारी में मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने के बाद मृतक के शव को थिनर से जलाने की कोशिश की गई। हत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाया। शव की पहचान चरणगीर महाराज के तौर पर हुई है। शव
कंबल से ढका हुआ था और जब कंबल हटाकर देखा तो पूरा शरीर जला हुआ था। पुलिस ने जांच में सामने आया है कि आपको बता दें कि हमला किया गया है और बाद में उसे थिनर से जलाने की कोशिश की गई। भिवानी के खाड़ी मोहल्ले में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब युवक अपनी बाइक से जा रहा था। परिजनों के मुताबिक किसी का फोन आने के बाद युवक घर से बाहर निकला था। युवक का नाम दीपक है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए भिवानी से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। भिवानी में देर रात को अचानक गंभीर हालत में शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के चेयरमैन रणसिंह यादव, वाइस चेयरमैन मामन चंद, एक पार्षद और एक ठेकेदार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में लाया गया। हालत किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस भी दौड़ रही थी। चेयरमैन की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। वाइस चेयरमैन ममन चंद ने आरोप लगाया था कि राम अवतार नामक ठेकेदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट की, जिससे वो सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। रणसिंह चेयरमैन को ज्यादा चोट लगने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया, उन्हें गुरुग्राम इलाज के लिए भेजा गया। ओलंपिक खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रही। एथलीट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। सिल्वर पदक जीतने पर अवैधया को 1.5 करोड़ की राशि सम्मानित की गई। योगी आदित्यनाथ ने चेक देकर सम्मान किया। वही कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। ओलंपिक में हॉकी टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर तोहफे की बरसात हो रही है। हॉकी खिलाड़ियों को यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि सम्मानित किया। महिला हॉकी टीम के सभी सदस्य दीपक पुनिया और आदित्य अशोक को 50-50 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए दिए गए। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत के सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने ट्रांजिट रूट से होने वाले सभी कॉर्प मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा है कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली के जंगपुर इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद परेशान हो उठे हैं। उन्होंने तालिबान का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धर्म के नाम पर 20 साल पहले ये सभी महिलाएं और पुरुष अफगान से आए हैं और अब इकट्ठा होकर यूएन और भारत से मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को बचाया जाए। इनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबान आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। तालिबान के शीर्ष नेताओं तालिबान की जनता को भरोसा दिलाया है कि नई सरकार में किसी से भी कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फुटबॉल जाकी अनवारी ने अमेरिकी विमान से काबुल एयरपोर्ट पर गिरकर मौत हो गई है। जाकी की अमेरिकी एयरफोर्स के विमान बोइंग C-17 से गिरकर मौत हुई। अनवारी उन हजारों अफगानियों में से एक है जो सोमवार को हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आए थे।